हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल VRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रजनन तंत्र। और प्रजनन तंत्र में जो हमारा है, हम पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। और इसका जो महिला यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो आज हम ख़त्म करेंगे अपना जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इसका कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल रक्षाबंधन था, इसलिए नहीं कर पाई थी और आप लोगों को विश भी नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और मैं आपको आज विश कर रही हूँ सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो, वो सभी भाई को हो, सभी बहनों को हो, और ये त्यौहार आपका सदा भाई बहनों के बीच में प्यार बरकरार रहे, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं अपने क्लास को शुरू। और दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन हम तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं पुरुष प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोडक्ट जो है हमारा प्रजनन तंत्र होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रजनन तंत्र में जो प्रजनन प्रणाली होती है, जिसे हम प्रजनन तंत्र भी कहते हैं, शरीर के वे अंग हैं जो प्रजनन में शामिल होते हैं, ठीक है। यह पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होते हैं। जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं, ये महिलाओं में अलग होते हैं और पुरुषों में अलग होते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? संतान उत्पत्ति करना, ठीक है। इसमें जो अंग आ जाते हैं, इसमें अंग आते हैं, ऊतक और ग्रंथियां शामिल होती हैं। क्या होती हैं? इसमें ऊतक और ग्रंथियां शामिल होती हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। जो यौन हार्मोन्स उत्पादन, जो हार्मोन्स की जो ग्रंथियां होती हैं हमारे, हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं और वितरण करती हैं और प्रजनन प्रक्रिया को करने में मदद करती हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है प्रजनन तंत्र या प्रजनन प्रणाली। आगे देख लेते हैं जो हमारा प्रजनन होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रजनन होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला हो जाता है हमारा पुरुष प्रजनन और दूसरा हमारा हो जाता है महिला प्रजनन, ठीक है। पहला पुरुष और दूसरा महिला। तो दोस्तों, ये 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट हैं। आज हम पढ़ेंगे इस वाले को, पुरुष प्रजनन को, और कल हम महिला प्रजनन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पुरुष प्रजनन क्या होता है। पुरुष प्रजनन को पढ़ेंगे तो अब देख लेते हैं कि जो पुरुष प्रजनन होता है वो क्या होता है। तो इसमें आ जाता है सबसे जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में लिंग, वृषण और जिसको हम बोल देते हैं अंडकोश, ठीक है। अगर वृषण के स्थान पे कभी अंडकोश भी आ जाता है तो आपको ये दोनों नाम ही ध्यान रखने हैं। वृषण को ही हम अंडकोश बोल देते हैं, ठीक है। एपिडिडिमस, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि शामिल होते हैं। जो पुरुषों के प्रजनन में होते हैं ये क्या क्या होते हैं, जैसे कि लिंग होता है, वृषण होता है, ठीक है, एपिडिडिमिस होता है, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि शामिल होते हैं। यह प्रणाली शुक्राणु, ठीक है, जो प्रणाली होती है यह शुक्राणु प्रजनन कोशिका, जो शुक्राणु होता है ये पुरुष प्रजनन कोशिका होती है। क्या होता है? जो शुक्राणु होता है यह पुरुष के प्रजनन की एक कोशिका होती है। और टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा चित्र है किसका? पुरुष प्रजनन तंत्र का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा टेस्टिस हो जाता है, ठीक है, ये यूरेथ्रा हो जाता है यहाँ पे, और ये हमारी हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है, ठीक है। ये हमारा ब्लैडर हो जाता है, यूरेटर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वॉस डिफेंस हो जाता है और बाकी और ये सेमिनल वेसिलस भी हो जाते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं। हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी आपको ज़्यादा बेटर समझ में नहीं आ रहा होगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा जो हमारे ये सभी पार्ट्स हैं हमारे पुरुष प्रजनन तंत्र के, तो कौन सा तंत्र, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं
जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। सबसे पहला हो जाता है बाह्य और दूसरा हो जाता है आंतरिक। तो पहला देखेंगे हम बाह्य प्रजनन तंत्र। जो बाह्य जननांग क्या होते हैं, बाह्य जो हमारे प्रजनन के बाह्य जननांग होते हैं, कुछ अंग हमारे बाहर होते हैं और कुछ अंग हमारे भीतर होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो बाह्य जननांग होते हैं वो कौन से होते हैं। जो पुरुषों के बाहरी प्रजनन अंग में, जो पुरुषों के बाहरी प्रजनन अंग होता है उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहला लिंग आ जाता है, दूसरा अंडकोश आ जाता है और तीसरा हमारा वृषण आ जाता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ से आ जाता है कि इनमें से कौन सा पुरुष बाह्य जननांग नहीं है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो लिंग होता है, अंडकोश होता है और वृषण, ये तीनों ही हमारे बाह्य जननांग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं वृषण, इसको हम बोल देते हैं टेस्टिस। जो टेस्टिस होता है क्या होता है, तो जो वृषण होता है, वृषण पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। यह 2 अंडकोश, यह 2 अंडाकार आकार की ग्रंथियां होती हैं। जो अंडकोश होता है यह 2 अंडाकार आकार की ग्रंथियां होती हैं जो अंडकोश यानी स्क्रोटम में स्थित होती हैं। वृषण शुक्राणु और पुरुष हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। जो हमारे वृषण होता है, जो वृषण होता है वह किसका उत्पादन करता है, एक तो शुक्राणु को उत्पादन करता है और दूसरा हमारा करता है पुरुष हार्मोन्स, जिसको हम, दूसरा हो जाता है हमारा पुरुष हार्मोन्स जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, इसका उत्पादन करता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। जो वृषण होता है वह मुख्यतः, जो वृषण होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार का उत्पादन करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, शुक्राणु, दूसरा क्या करता है, पुरुष टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब जो वृषण होता है उसका स्थान कहाँ पे होता है, वो स्थित कहाँ पे होता है। तो जो वृषण होता है वह होता है हमारा अंडकोश में स्थित होता है, इसको हम बोल देते हैं स्क्रोटम, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा कुछ बना हुआ लिंग होता है जो कि आप ये दोनों देख सकते हैं, ये हमारे हो जाते हैं अंडकोश, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य हो जाता है हमारा शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म बोल देते हैं, शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। जो वृषण होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना, जिस स्पर्मेटोजिनस कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन होता है यह हार्मोन्स का स्त्राव जो पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज़ के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वाला ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है दोस्तों कि जो हमारे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये पुरुष के शरीर में किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको ये देख लेना, जो द्वितीयक लक्षण होते हैं, पुरुष लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे कि दाढ़ी, मूछ आना, ठीक है, आवाज़ का भारीपन हो जाना, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा टेस्टिस हो जाता है जिसको हम वृषण बोल देते हैं, तो ये होता है हमारा टेस्टिस, ठीक है। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मैं बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है और ये चित्र में आपको ध्यान देना है। 2 से 3 बार आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है एक बार में तो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये हमारी हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है यूरेटर, ये हमारा हो जाता है ब्लैडर और यहाँ पे हो जाता है हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने एक चित्र और डाल दिया है यहाँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सके। तो जैसे हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये टेस्टिस होता है, ठीक है, ये टेस्टिस की किस किस चीज़ से ढका होता है, तो हमारी जो एपिडिडिमिस होता है हमारा ये वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो एपिडिडिमिस होता है वो यहाँ पे होता है और ये हमारा हो जाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। क्या हो जाता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये हमारा हो जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। और ये टेस्टिस तो आपने देख ही लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा हो जाता है स्क्रोटम। जो स्क्रोटम होता है वो क्या होता है, स्क्रोटम, तो
यह स्क्रोटम पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है जो लिंग के नीचे स्थित एक ढीली थैली जैसी त्वचा होती है। इसको हम बोल देते हैं स्क्रोटम। ठीक है, यह अंडकोशों को घेरता है। ठीक है, यह अंडकोशों की जो घेरने वाली, ये जो अंडकोश होते हैं, इसको जो घेरने वाली एक पतली त्वचा होती है, इसको हम बोल देते हैं स्क्रोटम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और उनकी रक्षा करता है। ठीक है, उनको घेरता है, उनको रक्षा करता है। स्क्रोटम का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडकोशों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना और उनके तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि जो स्क्रोटम होते हैं कि आप हमेशा आपने देखा होगा, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इससे छूता होगा, सबको पता होगी ये बात कि जो हमारे अंडकोश होते हैं, स्क्रोटम होते हैं, वह हमारे शरीर से बाहर होते हैं। जो पुरुष का शरीर होता है उसके बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, और ये अंडकोश, इसके बीच में अंडकोश सुरक्षित रहते हैं। और इनका जो तापमान है वो शरीर के अंदर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका जो तापमान होता है, ठीक है, उनका तापमान को नियंत्रित करने के लिए ही वो शरीर के बाहर होते हैं, ताकि उनका शरीर का जो ताप है वो नियंत्रण रहे और शुक्राणु उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ठीक है, इसका स्थान देख लेते हैं। तो इसका स्थान होता है, सबसे पहला होता है कि जो लिंग होता है, ठीक है, पेनिस, यानी पेनिस के नीचे की जो त्वचा होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। अब कार्य इसका देख लेते हैं, कार्य क्या होता है? तो कार्य हो जाता है वृषण को शरीर से बाहर लटकाकर उनका तापमान नियंत्रित करना। ठीक है, जो स्क्रोटम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका मुख्य कार्य होता है वृषण को शरीर के बाहर लटकाकर उसका तापमान नियंत्रित करना शुक्राणु निर्माण के लिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमारे शरीर का तापमान होता है वह बहुत अधिक होता है, इसलिए ये बाहर होता है ताकि इसका तापमान कम रहे। ठीक है, और जो शुक्राणु निर्माण के लिए हमारे इस तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमारे शरीर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए तापमान, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है। और जिससे जो हमारे पुरुषों के स्पर्म होते हैं वो इतने अच्छे से निर्माण उनका नहीं हो पाता है, इसलिए शरीर के बाहर होता है जो स्क्रोटम होता है, ताकि स्पर्म का रिलीज बहुत अच्छे से हो सके, तापमान पूरी तरह से मेंटेनेंस रहे। ठीक है, गर्मी या ठंड के अनुसार सिकुड़ता या ढीला होता रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा स्क्रोटम क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो टेस्टिस होता है हमारा, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा टेस्टिस है, ये बीच का पार्ट हमारा टेस्टिस हो जाता है। और जो ये त्वचा होती है, ये आप पतली ढीली सी त्वचा देख रहे होंगे, ये ढीली त्वचा को हम बोल देते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। आपको ध्यान रखना है, जो टेस्टिस के नीचे लटकी हुई त्वचा होती है उसको हम स्क्रोटम बोल देते हैं। और ये जो होती है, स्पर्म बनने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये पार्ट हमारे बॉडी के अंदर होता तो जो स्पर्म निर्माण में बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, इसीलिए ये बाहर स्थित होता है। और आप यहाँ पे इसका जो नामांकन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा पेनिस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ब्लैडर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मूत्र एकत्रित होता है, ये ब्लैडर है, यहाँ पे हो जाता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और ये हमारी हो जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा स्क्रोटम होता है, आप यहाँ पे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जो स्क्रोटम होता है, ये लटकी हुई त्वचा होती है। ठीक है, जो टेस्टिस होता है, इसके नीचे जो लटकी हुई त्वचा होती है उसको हम बोल देते हैं स्क्रोटम। और बाकी आप ये देख लेते हैं, जो ये हमारा होता है, ये हमारा पेनिस हो जाता है, ये डक्टस डिफेंस हो जाता है, ये हमारा हो जाता है प्यूबिक बोन हो जाती है, ये हमारा ब्लैडर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मूत्र होता है वो एकत्रित होता है, ये हमारी हो जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये हो जाता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है,
आगे आप और बेटर तरीके से देख सकते हैं। 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार नोट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये एक एक्स्ट्रा चित्र डाल दिया है कि अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नामांकन दिया हुआ है और इसमें कम दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला हुआ है, आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाइए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेनिस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे पेनिस हो गया। अब ये जो होती हैं ये गोला आकार, ये हमारे हो जाते हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस जो होता है ये आप दोनों, ये टेस्टिस हो जाती है। अब जो टेस्टिस के आप ये नीचे ये स्किन दिख रहे हैं, ये झूली हुई स्किन जो होती है हमारी, ये लटकती रहती है जो स्किन, एक्स्ट्रा स्किन होती है, इसको हम बोल देते हैं स्क्रोटम। आपको ये ध्यान रखना है, ये है हमारी स्क्रोटम। और यहाँ पे ये जो देख रह पा रहे होंगे ये होता है हमारा एपिडिडिमिस। ठीक है, तीसरा हो जाता है हमारा, आ जाता है लिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिंग। अब लिंग क्या होता है, जो पेनिस होता है वो क्या होता है, तो जो लिंग होता है पुरुष का बाह्य प्रजनन अंग होता है जो संभोग और पेशाब के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, इसमें जड़, शरीर और लिंग मुंड। ठीक है, यानी इसको सिर भी बोल देते हैं। ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं पेनिस में। अब ये कौन कौन से हो जाते हैं, इसका पहले देख लेते हैं, इसका स्थान होता है क्या है। 3 भाग तो आपने देख लिए, पहला जड़ हो जाता है, शरीर जो होता हो जाता है इसकी बॉडी, और ये हो जाता है लिंगमुंड यानी सिर बोल देते हैं। ठीक है, इसके मुख्यतः पेनिस के 3 भाग होते हैं। इसका स्थान क्या होता है, तो ये बाहरी जननांग का मुख्य अंग होता है। इसकी संरचना जो होती है वो स्पंजी ऊतक जो यौन उत्तेजना के समय रक्त से भरकर कठोर हो जाता है। ठीक है, जो पेनिस होता है आपने अधिकांशतः देखा होगा कि वो हमेशा जब नॉर्मल स्थिति में होता है तो वो लटकता रहता है, और जब इसके यौन उत्तेजना की स्थिति में आता है या उस समय होता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे भर करके, ठीक है, उनसे भर करके ये टाइट हो जाता है या कठोर हो जाता है। इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्यतः कार्य होता है शुक्राणुओं को महिला प्रजनन तंत्र में पहुंचाना और मूत्र त्याग करना। जो पेनिस होता है उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो उसका पहला कार्य हो जाता है कि जो शुक्राणु होता है उसका महिला प्रजनन तंत्र में पहुंचाना, और दूसरा हमारा हो जाता है मूत्र त्याग करना। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चित्र डाला हुआ है कि इसके 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो रूट होता है, जड़ होता है, तो जड़ ये वाला पार्ट कहलाता है, जो आपको ये येलो कलर में दिख रहा होगा ये हमारा रूट वाला भाग कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा जो ग्रीन आपको दिख रहा होगा ये हमारी बॉडी वाला पार्ट कहलाता है, और जो आप ये वाला देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये हमारा हो जाता है लिंगमुंड, इसको हम बोल देते हैं लिंगमुंड, आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये हमारी जो हो जाती है कि ये टेस्टिस हो जाता है, और बाकी आप देख सकते हैं मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने 3 पार्ट बस नहीं बताए दोस्तों, मैंने इसीलिए चित्र डाला है ताकि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट जिस चीज़ का हम नाम ले रहे हैं वो चीज़ हमारे शरीर में होती कहाँ पे है। ठीक है, मैंने इसलिए हर जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं, जितने भी प्रकार बताती जा रही हूँ, हर चीज़ के मैं चित्र डालती जा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, आपको रटना नहीं पड़े चीज़ों को। अब देख लेते हैं, अभी तक हमारे हो गए बाह्य जननांग। ठीक है, हमने बाह्य तीनों जननांग पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है हमारा आंतरिक जननांग। आंतरिक जननांग क्या होता है, ये जो पुरुषों के आंतरिक प्रजनन अंग वे अंग होते हैं जो शरीर के भीतर स्थित होते हैं, और जो बाहर स्थित होते हैं उनको बाह्य जननांग बोल देते हैं, और शुक्राणु उत्पादन, परिवहन, स्खलन में शामिल होते हैं। इसमें एपिडिडिमिस शुक्रवाहिका को और हम क्या बोल देते हैं, तो शुक्रवाहिका को वास डिफेंस भी बोल देते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, इसको सेमिनल वेसल्स बोल देते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसमें मुख्यतः जो शामिल होते हैं आंतरिक जननांग में क्या हो जाते हैं, एपिडिडिमिस हो जाता है, दूसरा हमारा शुक्रवाहिका हो जाता है, तीसरा हमारा प्रोस्टेट हो जाता है, और शुक्राणु हो जाता है। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं आंतरिक जननांग, मेल के आंतरिक जननांग। अब देख लेते हैं, सबसे पहला देख लेते हैं एपिडिडिमिस, ये क्या होता है।
तो एपिडिडिमस जो होता है, एपिडिडिमस ये वृषण यानी टेस्टिस के पीछे स्थित एक लंबी कुंडलित नली होती है। ठीक है, अभी मैं चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में ये क्या होता है, कहाँ पे स्थित होता है। अभी आप मोटा माटी समझ लीजिए कि जो हमारा एपिडिडिमस होता है ये क्या होता है कि वृषण के पीछे स्थित एक लंबी कुंडलित नली होती है जो शुक्राणु को परिपक्व होने, संग्रहित करने और वास डिफेंस यानी स्पर्म डक्ट तक पहुंचाने में मदद करती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो हमारी डिडिमस होती है इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है कि पहला काम तो करती है शुक्राणु को परिपक्व करती है। ठीक है, जब शुक्राणु परिपक्व हो जाता है, ठीक है, उसको संग्रहित करती है, संग्रहित करना, और वास डिफेंस यानी स्पर्म डक्ट में पहुंचाना होता है इसका मुख्य कार्य। स्थान देख लेते हैं, ये स्थित कहाँ पे होती है। तो इसका स्थान हम पहले ही देख चुके हैं आपको कि कहाँ पे होता है। यह वृषण के ऊपर और पीछे चिपका हुआ लंबा कुंडलित नलिका होता है। इसका कार्य क्या हो जाता है, तो सबसे पहला हो जाता है कि ये वृषण शुक्राणु को परिपक्व करता है और ये शुक्राणु को अस्थायी भंडारण करता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो शुक्राणु हमारा हो जाता है वह स्पर्म डक्ट में चला जाता है, शुक्राणु नली में। अब यहाँ पे देख लीजिए जो एपिडिडिमस होता है ये होता है हमारा एपिडिडिमस, जिसको मैं रेड से आपको मार्क कर रही हूँ। आपको ध्यान देना, ये हमारा हो जाता है एपिडिडिमस, आपको ध्यान देना है। ये मुख्यतः क्या कार्य करता है, ये सबसे पहला कार्य करता है कि ये जो हमारा शुक्राणु होता है उसको परिपक्व करने का काम करता है। ठीक है, और उसको परिपक्व करके ये कहाँ पे जाने देता है स्पर्म को, तो ये स्पर्म डक्ट में जाने देता है। ठीक है, और बाकी आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा वॉस डिफेंस होता है, वॉस डिफेंस हमारा क्या हो जाता है, तो ये वाली हो जाती है वॉस डिफेंस। ठीक है, और बाकी ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाती है हमारी, ये वाली प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये हमारा टेस्टिस हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला होता है ये पाइप, ये हमारा हो जाता है क्या, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा हो जाता है और इससे पेशाब जो है बाहर आती है यूरेथ्रा के द्वारा। और बाकी तो सारे मैं नामांकन में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ आपको। मैंने ब्लैडर भी बता दिया है, यूरेटर भी बता दिया है। ठीक है, ये कहाँ स्थित होते हैं, क्या इसका काम होता है, आगे और बताती चलूँगी। अब देख लेते हैं वॉस डिफेंस। ठीक है, इसको वॉस डिफेंस जो होता है हमारे, इसको हम बोल देते हैं शुक्रवाहिनी। अगर मैं इंग्लिश से नाम ले रही हूँ तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है कि इंग्लिश से नाम क्यों आ रहा है बीच में। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि मैंने आपको बताया नहीं है। अगर मैंने एक जगह इंग्लिश से बता दिया है और हिंदी से बता दिया है, तो अगर मैं दूसरी जगह किसी भी हिंदी या इंग्लिश कोई भी नाम अगर यूज करती हूँ तो आपको पता होना चाहिए। आप बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखिए, तभी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है, दूसरा देख लेते हैं वॉस डिफेंस होता है। इसको हम शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिनी नली बोल देते हैं। ठीक है, ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होता है जो शुक्राणु को वृषण से स्खलन वाहिनी तक ले जाती है। शुक्राणु को वृषण से स्खलन वाहिनी तक ले जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका स्थान क्या होता है। जो इसका स्थान क्या होता है मुख्यतः, तो इसका स्थान हो जाता है एपिडिडिमस से निकलकर, कहाँ से निकलकर, एपिडिडिमस से निकलकर मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा की ओर जाती लंबी नलिका होती है। कहाँ पे, मूत्र मार्ग से यानी यूरेथ्रा की ओर जाती हुई एक लंबी नलिका होती है। मैं चित्र के माध्यम से आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगी आगे। इसका कार्य क्या हो जाता है, तो इसका कार्य हो जाता है परिपक्व शुक्राणुओं को उत्सर्जन के समय मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, इसका मुख्य कार्य हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा वॉस डिफेंस होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यूरेथ्रा। ठीक है, जो ये वाली हमारी डक्ट हो जाती है ये हमारी यूरेथ्रा की हो जाती है। ठीक है, ये ब्लैडर में खुलती है और जो ब्लैडर होता है वह हमारे मूत्र को एकत्रित करने का काम करता है।
जो हमारी वॉस डिफेंस है, मैंने आपको 2 से 3 बार अभी बताया कि एपिडिडिमस होता है। अब एपिडिडिमस से लगी हुई जो ये वाली नलिका होती है, ठीक है, एपिडिडिमस से लगी हुई जो ये वाली नलिका होती है, ये होती है हमारी वॉस डिफेंस। आपको ये बात ध्यान रखनी है, दोबारा पुनः बता देती हूँ आपको। वॉस डिफेंस हमारी ये होती है, ये वाली डक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी एपिडिडिमस से लगी हुई होती है। और बाकी जो नामांकन इसमें दिया हुआ है आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारी बाकी टेस्टिस हो जाता है, प्रोस्टेट हो जाता है, रेक्टम हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो रेक्टम होती है यहाँ से वो लगी हुई होती है, ये हमारा हो जाता है मलद्वार, ठीक है। और बाकी आप सेमिनल जो वेसलस होते हैं यहाँ पे होते हैं, ये हमारा हो जाता है पेनिस। मतलब 2 से 3 बार बता चुकी हूँ आपको, ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा आपको। स्क्रोटम हमारा ये वाला वो पार्ट हो जाता है जो लटका हुआ होता है, ठीक है। हर बार मैं आपको समझाती जाऊँगी दोस्तों, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, ठीक है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, ध्यान देना है कि मैं क्या बता रही हूँ। अब देख लेते हैं जो हमारा सेमिनल वेसिलस होता है, इसको हम वीर पुटिका भी बोल देते हैं, वीर पुटिका बोल देते हैं। अब वीर पुटिकाएँ क्या होती हैं? तो ये पुरुष प्रजनन तंत्र में ग्रंथियों का एक जोड़ा होता है। सेमिनल जो वेसिलस होती हैं ये ग्रंथियों का एक जोड़ा होता है जो वीर्य बनाने वाले द्रव का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। जो वीर्य बनाने वाला, जो जिस द्रव से हमारा वीर्य बनता है उसका एक भाग उत्पन्न करती है। यह द्रव जिसमें फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और अन्य पदार्थ होते हैं, शुक्राणु को पोषण और सहारा प्रदान करता है, ठीक है। जो वीर्य पुटिका होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो वीर्य पुटिका होती है वो क्या कार्य करती है? मेल के शुक्राणुओं को पोषण और सहारा प्रदान करता है। ये श्रोणि में मूत्राशय के पीछे और मलाशय के सामने स्थित होता है। कहाँ पे होता है? ये श्रोणि में स्थित होता है, मूत्राशय के पीछे और मलाशय के सामने स्थित होता है। इसका जो स्थान होता है, मैंने पॉइंट के द्वारा भी यहाँ पे डबल डाला हुआ है, ताकि अगर आपको पूरे पैराग्राफ में समझ में नहीं आ रहा है तो ये पॉइंट के रूप में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग भी डाल दिया है, इसका कार्य क्या होता है और इसका स्थान क्या होता है। तो स्थान क्या होता है इसका? मूत्राशय यानी ब्लैडर के पीछे होता है ये। और ये कार्य क्या करता है कि एक तरल पदार्थ बनाना जिसमें फ्रुक्टोज और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका पहला मुख्य कार्य क्या हो जाता है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाता है शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करना। तो ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? तो ऊर्जा हमें होती है फ्रुक्टोज से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तरल वीर्य का लगभग 60% भाग होता है। कितना भाग होता है? ये जो होता है हमारे वीर्य में, जो तरल पदार्थ का 60% भाग इसी का बना हुआ होता है इस फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेमिनल वेसिलस होती हैं हमारी, क्या होती हैं? ये वाली होती हैं सेमिनल वेसिलस, ठीक है। आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पा रहा होगा। ये हमारी सेमिनल वेसिलस हो जाती हैं। और बाकी ये यूरेटर हो जाता है हमारा, ये हमारा पूरा ब्लैडर हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। मूत्र निर्माण का एक कार्य करता है। ये हमारी हो जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, क्योंकि आप हर चित्र में देख पा रहे होंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारी बहुत छोटी दिखाई पड़ती है आपको। तो आप इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग से चित्र के डाल रखा है ये, ठीक है। तो आप समझ गए जो हमारा सेमिनल वेसिलस होता है वो कहाँ पे होता है? तो जो ये वाला पार्ट होता है ये वाला होता है। जो सेमिनल वेसिलस होता है, सेमिनल वेसिलस जो होता है कि जो सीमन होता है, जो मेल का सीमन होता है उसका 60% भाग जो होता है वह सेमिनल वेसिलस का ही बना हुआ होता है, ठीक है। ये बात भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और बाकी मैंने ये चित्र डाल ही रखा है, आपको एक बार और बता रही हूँ, दोबारा पुनः बता देती हूँ। ये हमारे जो ये वाली डक्ट हो जाती है, ये हमारी हो जाती है क्या? यूरेथ्रा। ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वॉस डिफेंस हमारे ये वाला हो जाती है, वॉस डिफेंस, ये वाली डक्ट। और ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा एपिडिडिमस,
ठीक है। और ये हमारा हो जाता है टेस्टिस, और ये यूरेटर और ब्लैडर तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या होती हैं। मैंने यही इसीलिए यहाँ से मैंने डबल डबल चित्र डाले हुए हैं ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये काम क्या करती है, अब देखते हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है पुरुष प्रजनन तंत्र में एक छोटी पेशी ग्रंथि होती है जो मूत्राशय के नीचे मूत्र मार्ग के पास स्थित होती है। यह लगभग एक अखरोट के आकार की होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है किस आकार की होती है? तो अखरोट के आकार की होती है। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और वीर्य के एक घटक के निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मैं आपको इसको पॉइंट के द्वारा भी बताऊंगी। पहले आपको पैराग्राफ में बता देती हूँ, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो इसलिए मैंने आपको पॉइंट के रूप में भी डाल रखा है। ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है प्राथमिक कार्य इसका होता है तरल पदार्थ का उत्पादन करना जो शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य बनाता है, ठीक है। शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य बनाता है जो स्खलन के दौरान बाहर निकल जाता है, ठीक है। स्थान सबसे पहले आप देख लेते हैं। स्थान इसका क्या है? मूत्राशय के नीचे मूत्र मार्ग को घेरे हुए होते हैं। इसका कार्य क्या हो जाता है? दूधिया रंग का क्षारीय तरल स्रावित करता है जो वीर्य का हिस्सा बन करके शुक्राणुओं को अम्लीय वातावरण यानी महिला प्रजनन मार्ग में से बचाता है, अम्लीय वातावरण से बचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है हमारी ये होती है, ये वाली हो जाती है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको 2 से 3 बार बता रखा है कि जो ये हमारा हो जाता है, ये हमारे हो जाते हैं टेस्टिस हमारा हो जाता है ये, ठीक है। ये हमारी हो जाती हैं एपिडिडिमस होता है। और ये हमारा ये वाला ये हो जाता है यूरेथ्रा, जो ये वाली डक्ट होती है ये यूरेथ्रा हो जाती है हमारी। ये प्रोस्टेट ग्रंथि तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये वाला होता है ये हमारी रेक्टम हो जाती है, ठीक है। ये रेक्टम हो जाती है। ये सेमिनल वेसल्स होती हैं, ये वाली जो होती हैं वेसल्स ये सेमिनल वेसल्स होती हैं। और ये पेनिस हो जाता है, बाकी ये ब्लैडर हो जाता है, यहाँ पे मूत्र एकत्रित होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो है बोल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ, इसको हम कूपर ग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। कूपर ग्रंथियाँ जिनको बोल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, पुरुष प्रजनन तंत्र में स्थित मटर के आकार की, किस आकार की होती है? जो कूपर सेल्स होती हैं, आपको ये वाला ध्यान रखना है। जो कूपर ग्रंथियाँ होती हैं हमारी, कूपर ग्रंथियाँ किसके आकार की होती हैं? स्थित मटर के आकार की होती हैं, ठीक है। एक जोड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये स्खलन से पहले एक पारदर्शी चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है और मूत्र की किसी भी अपशिष्ट अम्लीयता को निष्क्रिय करके शुक्राणुओं के लिए मार्ग तैयार करता है, ठीक है। जो शुक्राणु निकलते हैं, शुक्राणु निकलने से पहले एक चिपचिपा जो चिकना टाइप का एक पदार्थ निकलता है, वो शुक्राणुओं को बाहर निकलने में ये मार्ग तैयार करता है। इसका स्थान देख लेते हैं, इसका स्थान कहाँ पे होता है? तो इसका स्थान हो जाता है प्रोस्टेट के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों ओर, ठीक है। जो हमारी कूपर ग्रंथियाँ होती हैं वो हो जाती हैं एक तो प्रोस्टेट के नीचे होती हैं और मूत्र मार्ग के दोनों ओर। पारदर्शी तरल स्रावित करना जो यौन उत्तेजना के दौरान मूत्र मार्ग को चिकना करता है, ठीक है। जैसे कि यौन उत्तेजना जब होती है शरीर में तो ये यौन उत्तेजना के दौरान जो होती हैं तो ये स्रावित होता है, ये पारदर्शी तरल होता है और चिकना मूत्र मार्ग को चिकना करता है और मूत्र के अम्लीय अवशेषों को साफ करता है, ठीक है। जो पेशाब निकल जाती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेल होता है, मेल में मूत्र और स्पर्म के लिए एक ही जो
पाइप होता है, एक ही पाइप के द्वारा ये दोनों ही बाहर आती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ से एक पाइप लगा हुआ होता है ये। ठीक है, तो ये पाइप जो होता है हमारा यूरेथ्रा, ये इसके द्वारा हमारा जो होता है कि जो मेल का स्पर्म और जो होता है यूरिन होता है, ये दोनों ही बाहर आते हैं। तो जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये जो कूपर ग्रंथियाँ होती हैं, कूपर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, एक तरल पदार्थ जो होता है, पारदर्शी तरल पदार्थ, वो स्त्रावित करती हैं, जिससे जो हमारा मूत्र होता है उसकी अम्लीयता खत्म हो जाए। ठीक है, जब यौन उत्तेजना होती है तो ये अपने आप ही स्त्रावित होता है, और ये स्त्रावित ही इसलिए होता है जब यहाँ से मेल मूत्र करते हैं तो जो हल्का फुल्का यहाँ पे जो अम्लीय पदार्थ होता है मूत्र का, वो रुक जाता है, तो उसको साफ कर दे ताकि यहाँ से जब स्पर्म आए तो उसमें कोई भी अम्लीयता ना रहे। ठीक है, और बाकी आप ये नामांकन देख ही सकते हैं, 2 से 4 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। अब छठवां है हमारा यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, चित्र के द्वारा भी समझा दिया है, फिर से समझा दूंगी चित्र के द्वारा। ये मूत्र मार्ग एक नली होती है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। पुरुषों में यह वीर्य भी ले जाती है। जो मूत्र मार्ग हमारा होता है, मूत्र को भी लेकर आती है और वीर्य को भी लेकर आती है, स्पर्म को भी लेकर आती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय यानी मूत्र प्रणाली को बाहरी वातावरण से जोड़ता है, जिससे मूत्र उत्सर्जन सुगम होता है। पुरुषों में यह प्रजनन अंगों विशेष रूप से शुक्रवाहिनी, शुक्र पुटिकाओं और प्रोस्टेट से वीर्य के लिए एक नलिका के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब इसका जो स्थान हो जाता है तो क्या होता है इसका स्थान, ये लिंग के भीतर से गुजरने वाली एक नलिका होती है। मैंने अभी इसके जस्ट पहले वाले में भी आपको बता रखा है। ठीक है, फिर से बताऊंगी चित्र के माध्यम से। और दूसरा इसका कार्य हो जाता है कि मूत्र और वीर्य दोनों को शरीर से बाहर निष्कासन करता है। ठीक है, यूरेथ्रा जो होता है, मूत्र और वीर्य होता है, यह दोनों ही शरीर के बाहर निष्कासित करता है। उत्सर्जन के समय मूत्र का प्रवाह बंद हो जाता है, केवल वीर्य ही निकलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मार्ग होता है, मार्ग तो एक ही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र, जो ये हमारा होता है इसको हम बोल देते हैं यूरेथ्रा। अब ये जो यूरेथ्रा होता है, इसी से यूरिन निकलना है। ठीक है, इसी से जो पेशाब निकालना है मेल को, और इसी से स्पर्म निकालना है। तो दोनों एक साथ तो निकल नहीं सकते, तो जब यूरिन निकलता है तो स्पर्म की जो डक्ट होती है वो बंद हो जाती है, और जब पेशाब निकलता है तो स्पर्म की जो डक्ट होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, दोनों में से कुछ एक समय पे निकल सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से बता रखा है। ये हमारा पेनिस हो जाता है और ये हमारा यूरेथ्रा हो जाता है, और बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, ये सारी क्या हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे टेस्टिस वगैरह हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास होती है यहीं पे ख़त्म, और कल हम पढ़ने वाले हैं इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज आपने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब इसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। हमारी ये क्लास अगर आपने 2 से 3 बार देख ली है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने पॉइंट्स बताए हैं उतनी बार मैंने रिवीजन करवाया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, रिवीजन करना है। 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों हम अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।